हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, जिसे RTE 2009 के नाम से या राइट टू एजुकेशन 2009 के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं सीटेट की, यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में अच्छे से हम जानने वाले हैं। तो यह सीटेट जुलाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको आगामी जो परीक्षा है सीटेट की जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 या 2009, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं, यानी कि इसके कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक विकसित किया गया था। यानी कि हम बात करें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मॉडल के बारे में, तो इसका जो मॉडल था, इसका जो विधेयक मॉडल था, यह सन 2006 में ही विकसित कर दिया गया था। यानी वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का जो मॉडल था, वो मॉडल विधेयक विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हैं, तो 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। यानी RTE राइट टू एजुकेशन 2009, ये 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ। और जो भारत सरकार का जो राजपत्र होता है उसमें 27 अगस्त 2009 को यह प्रकाशित हुआ, ठीक है। ये डेट्स जरूर आप ध्यान कर लीजिएगा, ये डेट्स जरूर पूछ ली जाती हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था यह भारत सरकार के राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो ये 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित हुआ। तो ऐसे रिलेट करके ये डेट जरूर पूछ ली जाती हैं और डेट में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो आप डेट जरूर ध्यान कर लीजिएगा। तो 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में यह प्रकाशित हुआ। फिर 1 अप्रैल 2010 को सारे देश में लागू हो गया। फिर बात करते हैं ये कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 में यह पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो 4 अगस्त 2009 को यह शिक्षा का जो अधिकार था यह पारित हुआ था। फिर 27 अगस्त 2009 को यह राजपत्र, जो भारत सरकार के राजपत्र था, उसमें इसको प्रकाशित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए थे। जैसे ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है, उसने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। यानी इसमें बात की गई थी कि ऐसा कोई बालक है जिसकी आयु जो 6 वर्ष से अधिक का है, यानी कि जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर हो गई है, यानी कि 7 वर्ष है या 8 वर्ष है, तो उसने अगर प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, यानी कि उसने प्राइमरी में एडमिशन नहीं लिया है, तो उसकी आयु के अनुसार, ठीक है, उसकी जैसी आयु है उसी के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि कोई बालक 12 वर्ष का है किंतु उसने कहीं दाखिला नहीं लिया है, तो उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत किया जाएगा। यानी कि इसमें क्या बात की गई थी कि मान लो कोई भी बालक 12 वर्ष का है और उसने कहीं भी दाखिला नहीं लिया गया है, तो उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत कर लिया जाएगा। यानी 5 वर्ष के ऊपर का जो बालक होता है उसको एडमिशन की बात की गई थी कि मतलब 6 वर्ष के ऊपर से जो बालक है और उसने कहीं भी प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन नहीं लिया है, तो उसकी आयु के अनुसार उसको कक्षा में दाखिल कर दिया जाएगा। तो अगर 12 वर्ष का बालक है तो उसको सीधे कक्षा 6 में उसका एडमिशन किया जाएगा, ऐसा इसमें बात की गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण ना कर ले, उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर रोका नहीं जा सकता। यानी कि इसमें मतलब बताया गया कि जब तक कोई भी बालक है, अगर वह प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है, यानी प्राइमरी एजुकेशन जो उसकी है वह पूरी नहीं कर लेता है, तो उसे बीच में किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट बात करें तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब या न प्रस्तुत करने के आधार पर बालक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो TC होती है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, अगर उसको नहीं मिल रहा है या उससे विलंब से मिल रहा है और अगर अगली जगह उसको प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसको इसके लिए वंचित नहीं किया जाएगा कि तुम्हारे पास TC नहीं है, तुम्हारे पास स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम आपका प्रवेश नहीं ले सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, उसको प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है, यानी कि जो शिक्षक हैं उनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात इसमें की गई थी, किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णतः वर्जित है, यानी कि कोई भी जो शिक्षक है वो अपना निजी शिक्षण कार्य नहीं कर सकता, यानी कि जो प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह जो देते हैं ये नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात की गई थी, किसी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या आपदा राहत कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जा सकता। और इसमें बात की गई थी कि कोई भी शिक्षक है उसको जनसंख्या के लिए किसी भी प्रकार के आपदा राहत कार्यों में या कोई भी जो गैर शैक्षिक प्रयोजन है, यानी कि जहाँ पे शिक्षा का कार्य नहीं है, ऐसे किसी भी कार्य में उसको नहीं लगाया जा सकता। फिर अगला हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, यानी इसमें ये बात की गई कि प्रत्येक जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में एक प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा और यह जो विद्यालय प्रबंध समिति होगी ये विद्यालय के तमाम रखरखाव, उसकी देखभाल, कौन कौन सी कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है इत्यादि सभी के बारे में वह अपना एक डेटा बनाएगी और इन सभी कमियों को दूर करने का वह प्रयास करेगी। कौन? विद्यालय प्रबंधन समिति। फिर इसमें बात की गई कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर समुदाय के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो कमज़ोर समुदाय के जो बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर समुदाय के जो बच्चे हैं उनको अगर निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए उनको 25% तक का आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा इससे प्रावधान किया गया था। फिर बात करते हैं विद्यालय के लिए तय मापदंड, यानी कि जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसके अंतर्गत विद्यालय के लिए क्या क्या मापदंड तय किए गए थे, यानी विद्यालय को कैसे रहना है, विद्यालय का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इसके बारे में अब हम बात करती हैं। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में सभी विद्यालयों के लिए कुछ मापदंडों की घोषणा की गई, जिनमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी हो, विद्यालय का भवन कैसा हो, पुस्तकालय, खेल सामग्री, एक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या आदि के संबंध में तय मापदंडों के बारे में घोषणा की गई। यानी कि इन सभी जो तय मापदंड थे कि विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, विद्यालय का भवन कैसा हो, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी वहाँ पे होनी चाहिए, खेल सामग्री होनी चाहिए, एक वर्ष में न्यूनतम कार्य दिवस कितने होने चाहिए आदि के संबंध में जो मापदंड हैं ये तैयार किए गए थे। फिर बात करती हैं शिक्षकों की संख्या संबंधित मापदंड, यानी कि शिक्षकों की संख्या कैसी होनी चाहिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित मापदंडों को निर्धारित किया गया है। पहला पॉइंट है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या 60 तक है तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी, यानी कि अगर कक्षा 1 से 5 तक में अगर कोई बच्चा प्रवेश ले रहा है और प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या अगर 60 है तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, यानी कि अगर 60 बच्चे टोटल हैं कक्षा 1 से 5 तक में तो शिक्षकों की संख्या 2 निर्धारित की गई थी। और यदि बच्चों की संख्या 61 से 90 तक है, यानी बच्चों की संख्या 61 से 90 तक के अगर बालक हैं तो शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, यानी कि अगर 60 हैं तो शिक्षकों की संख्या 2 होगी और अगर 61 से 90 तक के बच्चे हैं तो इनकी संख्या शिक्षकों की संख्या 3 हो जाएगी। और यदि बच्चों की संख्या 91 से 120 के मध्य हैं, यानी कि अगर बालक 91 से 120 के मध्य हैं तो 4 शिक्षक हो जाएंगे, यानी कि तब शिक्षकों की संख्या बढ़ा के कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यदि बच्चों की संख्या 121 से 200 तक के मध्य है, यानी कि अगर 121 से 200 तक के बीच में बालक हैं तो शिक्षकों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो कैसे कैसे संख्या बढ़ेगी? सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर 60 होगी बच्चों की संख्या तो शिक्षक 2 हो जाएंगे, अगर 61 से 90 तक की संख्या होगी तो शिक्षक 3 हो जाएंगे, अगर 91 से लगा के अगर 120 तक के हैं बच्चे तो शिक्षकों की संख्या 4 हो जाएगी, और अगर 121 से 200 तक के बच्चे हैं, इनके मध्य में अगर बच्चे हैं तो शिक्षकों की संख्या 5 हो जाएगी। फिर यदि बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो तो 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होगा, और यदि 150 यानी 150 से अधिक बच्चे हैं तो 5 शिक्षक हो जाएंगे
प्लस एक प्रधानाध्यापक हो जाएगा, यानी कि अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात यानी प्रधानाध्यापक को छोड़कर 40 से अधिक नहीं होगा। यानी कि बात हम यहाँ पे करें कि यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो जाएगी तो छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा, यानी 40 पे एक शिक्षक हो जाएगा, 40 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक हो जाएगा प्रधानाध्यापक को छोड़कर, यानी कि उसमें प्रधानाध्यापक को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक के लिए कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए कम से कम प्रति कक्षा यानी कक्षा 6 से लेकर 8 तक, 6 में 7 में और 8 में प्रति कक्षा एक शिक्षक होना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान और गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा विषयों के कम से कम एक शिक्षक अवश्य हों और कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो बच्चे हैं उनमें प्रति कक्षा एक शिक्षक होना ही चाहिए और प्रत्येक विद्यालय में एक विज्ञान का, एक गणित का, एक सामाजिक अध्ययन का, भाषा विषयों के कम से कम एक शिक्षक अवश्य हों, यानी कि इन सबके एक एक शिक्षक होने अनिवार्य हैं, अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, 35 बालकों के समूह के लिए कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर 35 बालकों का एक समूह है तो उसके लिए एक शिक्षक होना अनिवार्य है। जहां 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के साथ कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक होने चाहिए। यानी कि जहां 100 से अधिक बालकों का एडमिशन अगर हुआ है, यानी ऐसे विद्यालय जहां से 100 से अधिक बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है तो वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के साथ साथ यानी कि एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए और उसके साथ साथ कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए एक अंशकालिक शिक्षक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हैं भवन के लिए मापदंड, यानी कि जो विद्यालय भवन है, जो विद्यालय है उसका भवन जो है उसके लिए मापदंड कैसे होने चाहिए, विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में क्या क्या मापदंड बताए गए हैं। तो सभी मौसम वाला भवन जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएं हों, यानी भवन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो सभी मौसमों के अनुकूल हो, यानी कि अगर बरसात हो तो वहाँ पर जल भराव ना हो, अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम आया तो वहाँ ज़्यादा गर्मी ना महसूस हो और ठंडी का मौसम हो तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडी ना महसूस हो। तो विभिन्न प्रकार के जो मौसम होते हैं उन मौसम के अनुकूल रहने वाला भवन हो, इसके बारे में बात की गई है और इसकी निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करती हैं प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडार और सह प्रधानाध्यापक कक्ष होना चाहिए। यानी विद्यालय भवन में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा, एक कार्यालय, सह भंडार और एक सह प्रधानाध्यापक कक्ष यानी कि प्रिंसिपल का जो रूम है वो भी एक होना चाहिए। फिर जो विद्यालय भवन हो वो बाधा मुक्त पहुँच हो, यानी वहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कभी कभी होता है कि बीच में तालाब होता है या कुछ भी होता है तो रास्ते में बरसात के मौसम में पानी भर जाता है तो विद्यालय तक पहुँचने का जो मार्ग होता है वो बाधित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना होनी चाहिए, यानी कि विद्यालय जो हो वो बाधा मुक्त पहुँच हो, यानी वहाँ का जो रास्ता हो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बिल्कुल क्लियर हो, साफ हो और किसी तरह की कोई असुविधा ना हो बच्चों को विद्यालय तक पहुँचने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए, यानी कि विद्यालय में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए पृथक पृथक शौचालय होना चाहिए। सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि जो पानी पीने के लिए हो वो स्वच्छ, सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की सुविधा हो, पीने के लिए जो पानी हो वो स्वच्छ हो, किसी भी प्रकार की गंदगी से संबंधित ना हो, यानी गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी से दूर होना चाहिए। वो जो पेयजल की जो सुविधा होती है वह बिल्कुल सुरक्षित हो और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है वहाँ एक रसोई घर हो, यानी कि ऐसे विद्यालय जहाँ पर दोपहर का भोजन बनता है वहाँ पर एक रसोई की भी व्यवस्था होनी चाहिए और जो रसोई होनी चाहिए वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, किसी प्रकार की गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। रसोई घर के जो बर्तन हैं वह भी स्वच्छ और सुरक्षित होने चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो सब्जियाँ हैं या फल फ्रूट्स हैं वो भी स्वच्छ और धुली हुई अवस्था में होने चाहिए। स्कूल विद्यालय में खेल का मैदान, यानी एक ऐसा परिसर होना चाहिए जो खेल के मैदान के लिए हो। सीमा दीवार, बार द्वार विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि विद्यालय के चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए जिसको बार द्वार या सीमा दीवार बोलते हैं, जो विद्यालय के भवन की सुरक्षा करती हो।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या, यानी एक जो शैक्षणिक वर्ष होता है, जो एक शिक्षा के लिए जो वर्ष होता है, उसमें कितने कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 कार्य दिवस होने चाहिए, यानी कि एक शैक्षणिक वर्ष में 200 कार्य दिवस होने चाहिए। फिर कक्षा 6 से 8 तक के लिए 220 कार्य दिवस होने चाहिए। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रति शैक्षणिक कार्यवर्ष 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए। यहाँ पे कार्य दिवस की बात की गई है और यहाँ पर शिक्षण घंटे की बात की गई है। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष, यानी कि एक शिक्षण वर्ष में 800 शिक्षण घंटे होने चाहिए। फिर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर शिक्षण घंटों की बात की जाए तो 800, और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अगर शिक्षण घंटे की बात की जाए तो 1000 शिक्षण घंटे होने चाहिए। फिर शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, यानी कि एक जो शिक्षक है उसको प्रति सप्ताह, यानी कि हर एक सप्ताह में कार्य घंटों की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, एक सप्ताह में उसको न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना चाहिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे, जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे शामिल हैं, को निर्धारित किया गया है। यानी कि एक जो शिक्षक होता है उसको, एक जो अध्यापक होता है उसको एक सप्ताह में न्यूनतम यानी कम से कम 45 शिक्षण घंटे, यानी कि 45 शिक्षण घंटे दिया गया है, शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत उसके तैयारी के घंटे, यानी जो भी वो तैयारियां करता है शिक्षण के लिए पढ़ाने से पहले, क्योंकि पढ़ाने से पहले कुछ कभी कभी होता है ना, कुछ तैयारियां की जाती हैं, तो उस तैयारी के घंटे भी उसमें शामिल हैं। तो 45 शिक्षण घंटे न्यूनतम दिए गए हैं प्रति सप्ताह में शिक्षक को। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पुस्तकालय, यानी विद्यालय में अगर लाइब्रेरी है तो वो कैसी होनी चाहिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, यानी कि प्रत्येक जो विद्यालय है उसमें एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी या उपलब्ध होनी जरूरी हैं। यानी कि प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय तो होगा ही, जिसमें समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, सभी विषयों की जो पुस्तकें होती हैं वो होनी चाहिए, और उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कहानियों की किताबें भी शामिल होनी चाहिए। ये पुस्तकालय के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लाइब्रेरी ऐसे इसी प्रकार से लाइब्रेरी के जो होते हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए, जिसमें विषय की पुस्तकें जो होनी चाहिए वो हों, और समाचार पत्र हों, पत्रिकाएँ हों, कहानी की पुस्तकें हों, तो आप सभी इसमें शामिल होने चाहिए। फिर बात करते हैं खेल की, यानी कि खेल के बारे में क्या बताया गया है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री और क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षा अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि इसके अंतर्गत यह बताया गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, कि प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, और नियमित तौर पर उनको खेल भी खिलाना चाहिए, ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और वो आगे जा कर के जो भी उनका प्रिय खेल है उसमें आगे जा कर के वो अधिक से अधिक कार्य कर सकें, और बड़े जब हो करके उसी खेल के अंतर्गत नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आगे जा कर के वो खेल खेल सकें। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो जब शुरू से ही सीखना स्टार्ट करते हैं तभी जा कर के वो आगे जा कर के बेहतर खिलाड़ी बन पाती हैं। तो इसीलिए प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसके अंतर्गत हमने जाना कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षक मापदंड क्या हैं, विद्यालय भवन कैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी कैसी होनी चाहिए, खेल सामग्री कैसी होनी चाहिए, इत्यादि सबके बारे में हमने अच्छे से जाना। ये सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको हमने बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम शब्दों में समझने का प्रयास किया है। कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में हमने जाना, जैसे कि ये कब लागू हुआ, कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, इतिहास सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से चर्चा की है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।